64वीं कर दी है, 64वीं का तीनों पार्ट हो ही गया है। और 64वीं एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें उसमें डाला गया है, इसीलिए करके 63वीं देख के जाइएगा, सॉरी 64वीं, क्योंकि 64वीं का 3 से 4 सवाल वहाँ से आएगा। केवल 64वीं से 4 से 5 सवाल फंसने का चांसेस है, चाहे वो सवाल पैटर्न चेंज करके पूछे या जैसे पूछे, टफ करके पूछे या हल्का करके पूछे, उससे बहस नहीं है। लेकिन 3 से 4 सवाल वहीं से फंसने वाला है, ठीक है। इसीलिए करके 64वीं जो भी लोग दीजिएगा वो देख करके ही जाइएगा, और नहीं तो फिर बाद में आकर के डेरा आके पछताइएगा, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आधा घंटा लैप्स हो गया ऐसे ही। चलिए पहला सवाल है कि निम्न में से किस देशी रियासत की अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था। मतलब सवाल ये पूछना चाह रहा है कि अंग्रेज़ों ने वह कौन सा देशी रियासत था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया था, सवाल ये पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि सिंध को 1843 में ही मिला लिया था। और कब मिला था, तो एलन बरो के समय में। एलन बरो, आपको पता है कि 1843 में एलन बरो क्या किया था, दास प्रथा समाप्त किया था। क्या था ना, उस समय कौन था, उस समय वायसराय कौन था उस समय, गवर्नर जनरल एलन बरो न था ना, जिस समय दास प्रथा को समाप्त किया था 1843 में। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1833 जो आया था, वो 33 वाला आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और उसी अधिनियम के तहत 1843 में जाकर के एलन बरो जो है ये दास प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और 1843 में ही पता है कि रविवार की जो छुट्टी होती है ना, रविवार की छुट्टी, ये भी जो शुरू हुआ था 1843 में ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो सिंध को मिला लिया गया 1843 में। बाकी जो अवध था, अवध को मिला लिया ये 1856 ईस्वी में, अवध को 1856 में मिला लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा, सतारा को 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है ना, इसको मिला लिया था व्यापक सिद्धांत के तहत। तो बताइए कौन सा क्षेत्र बच गया, ग्वालियर। क्योंकि ग्वालियर का जो सिंधिया था, याद करिए आपको लिखाए थे कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का मदद किया था, सैनिक के साथ साथ आर्थिक मदद भी किया था, ये चीज़ें बताए थे। तो जब वो मदद कर ही रहा है, अंग्रेज़ों के इशारों पे चल ही रहा है, अंग्रेज़ों को आर्थिक मदद कर ही रहा है, अंग्रेज़ों को सैनिक मदद कर ही रहा है, तो फिर उसे मिलाने की क्या आवश्यकता होती। इसीलिए करके अंग्रेज़ों ने ग्वालियर को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बाकी को मिला लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इस तरह का सवाल पूछा तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए सतारा को कब मिलाया गया था, उदयपुर को कब मिलाया गया था, संभलपुर को कब मिलाया गया था, झांसी को कब मिलाया गया, ये सारे हो सकता है कि सवाल आ सकता है। तो थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ सब जो डिस्क्रिप्शन है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ग्वालियर को अंग्रेज़ों ने नहीं मिलाया था, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का क्या दिया था, साथ दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज प्रस्त राजा थे, ठीक है ना। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में नेपियर के द्वारा, इसमें जो सेनापति था कौन था, नेपियर था, नेपियर इसको मिला लिया था, ठीक है ना साहब। इस बात को ध्यान देंगे कि मिलाने वाला कौन था, नेपियर। और किसके शासनकाल में मिला ये, तो एलन बरो के शासनकाल में ये मिला था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है, नेपियर सिंध को जीतकर कहा यह अफगानी तूफानों की पूंछ थी। मतलब 1843 में अफगान को हराने के लिए, अफ़गानिस्तान जो है आपको याद होगा कि अफ़गान युद्ध भी हुआ था इस टाइम में, तो अफ़गानिस्तान को हरा करके जब लौट रहा था तो उस समय इन्होंने सिंध पर भी क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि सिंध का भी क्षेत्र जो था वो अफ़गानिस्तानी शासकों के अंतर्गत आता था, जिसके कारण ये अफ़गान को जीत लिया और इसके साथ साथ सिंध को भी अपने में मिला लिया। और जब सिंध को मिला लिया तब वो, क्योंकि ये हिस्सा था अफ़गानी अभियान का, इसी लेकर के इन्होंने सिंध विजय को कहा कि अफ़गानी तूफानों की क्या थी, केवल पूंछ थी, बिल्कुल आसान सा लड़ाई था और इसे आराम से जीत लिया गया। चलिए
एलेनबरो के द्वारा दास प्रथा 1843 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। रविवार की छुट्टी भी कब से शुरू हुई, 1843 से ही शुरू हुई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला है कि डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत, देखिए व्यापगत सिद्धांत बोलिए या इसी को बोलते हैं हड़प नीति, क्या बोलते हैं इसको, हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति क्या था या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, देखिए पहले होता क्या था कि राजा महाराजा जो थे जब वो मरते थे या वो शासन करना बंद कर देते थे, बूढ़ा हो जाते थे या मर जाते थे, तो उस टाइम में होता क्या था कि उसका जो पुत्र हुआ करता था वो पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता था, मतलब नेक्स्ट राजा जो बनता था उसका पुत्र बनता था। तो कई बार ऐसा होता था कि राजाओं को अपना पुत्र नहीं हुआ करता था, क्योंकि अगर पुत्री हुई तो पुत्री को शासक बनने का अधिकार नहीं था, तो पुत्र ही शासक बनता था, और किसी किसी राजा को तो ना पुत्र था और ना पुत्री था। तो उस कंडीशन में राजा महाराजा करते क्या थे कि दत्तक पुत्र लेते थे, मतलब पुत्र को गोद लिया करते थे, समझ रहे ना, एडॉप्ट क्या करते थे पुत्र को, तो वो पुत्र को एडॉप्ट करके गोद लेकर के बाद में जा कर के उसको राजा बनाते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने एक नीति लाया जिसको कहा गया व्यापगत सिद्धांत, और अंग्रेजों ने ये नीति डलहौजी के शासनकाल में लाया था, यानी डलहौजी ये लाया था। तो लॉजिकली याद रखिएगा, कई बार सिंपली आपसे पूछ सकता है कि व्यापगत के सिद्धांत निम्नलिखित में से किनके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो इस सिद्धांत के तहत होता क्या था कि जो भी राजा का कोई अपना उत्तराधिकारी ना हो, यानी अपना पुत्र ना ही हो, तो डलहौजी कहा कि उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अगर कोई राजा दत्तक पुत्र को बैठाना चाहता है गद्दी पर तो उसे बैठाने नहीं दिया जाएगा, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र राजा अब नहीं बन सकता है। अगर आपका अपना बेटा है तो उत्तराधिकारी बनाइए, नहीं है तो वो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत को कहा गया व्यापगत का सिद्धांत, या फिर क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या कहा गया हड़प नीति। हड़प नीति इसलिए कहा गया क्योंकि जो राजा महाराजा जिसका दत्तक पुत्र नहीं होता था और वो चाहता था कि नहीं हम दत्तक पुत्र को, अपना पुत्र नहीं होता था और चाहता था कि दत्तक पुत्र को राजा बनाए, तो उसको जबरदस्ती डलहौजी क्या करता था कि अपने साम्राज्य में उसका विलय कर लेता था। होगा कि राजा महाराजाओं को अगर अपना पुत्र नहीं है तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इस व्यापगत के सिद्धांत के तहत आप देखिए कि डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम जो मिलाया सतारा को, कब मिलाया, 1848 ईस्वी में मिला लिया, और 1848 में मिलाया। और कब मिला, किस तरह मिलाया गया, जब अप्पा साहेब का मृत्यु हो गया। किनका हो गया, अप्पा साहेब का मृत्यु हो गया। तो अप्पा साहेब अपने दत्तक पुत्र को चाहते थे कि बनाने के लिए, लेकिन वो 1848 में क्या कर दिए, वो व्यापगत सिद्धांत के तहत सतारा को मिला लिया। सतारा किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 1848 में सतारा को डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के तहत क्या कर लिया था, मिला लिया था। उसके बाद देखते हैं और किसको किसको मिलाया है। अगला है सतारा को 1848 ईस्वी में जैतपुर एवं संबलपुर, ये उड़ीसा में पड़ता है, 1849 में बघाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और सिक्किम, इसको दोनों को 1850 में मिलाया गया, ठीक है। सिक्किम को इसलिए मिलाया गया क्योंकि सिक्किम में ना अंग्रेजी डॉक्टर के साथ, एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसके साथ दुष्व्यवहार किया गया, मतलब उसके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं किया गया, थोड़ा बहुत उसको मारा पीटा गया। इसी की वजह से पूरे सिक्किम को क्या कर लिया, 1850 में लॉर्ड डलहौजी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो कई बार सवाल आ सकता है कि डलहौजी ने सिक्किम को किस कारण से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे साम्राज्य को मिलाया जा रहा है व्यापगत सिद्धांत के तहत, मतलब उसको अपना पुत्र नहीं है, राजा को उत्तराधिकारी नहीं है, उस कारण से मिलाया जा रहा था। लेकिन सिक्किम को उस वजह से नहीं मिलाया गया, सिक्किम को इसलिए मिलाया गया क्योंकि अंग्रेज डॉक्टर के साथ सिक्किम के लोगों के द्वारा, वहाँ के नेताओं के द्वारा दुष्व्यवहार किया गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसके कारण 1850 में सिक्किम को अंग्रेजों ने, डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद देखिए उदयपुर,
ये मध्य प्रदेश में है साहब, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, उदयपुर मध्य प्रदेश में। इसको 1852 में मिला लिया। झांसी को 1853 में मिला लिया, क्योंकि आपको पता है कि झांसी की रानी जो थी वो अपने दत्तक पुत्र को सम्राट घोषित कर ली थी, राजा घोषित कर ली थी, जिसके कारण 1853 में डलहौजी इसको मिला लिया। फिर नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में, और सबसे अंतिम में व्यापक सिद्धांत के तहत अगर मिलाया गया तो अवध को मिलाया गया 1856 में। फिर जाकर के आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति हो जाती है, और महाराजाओं ने 1857 की क्रांति में जो भाग लिया था उसका मुख्य कारण यही था व्यापकता का सिद्धांत, कि वो अपने दत्तक पुत्र को बनाना चाहता था राजा, लेकिन ये डलहौजी की नीति ने उसे बनाने नहीं दिया, और राजा महाराजा भी 1857 की क्रांति में इसी के कारण भाग ले लिए थे। ठीक है ना। चलिए, और ये अवध को जो मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगा करके कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, मतलब अवध का जो शासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण इसको मिला लिया गया। तो बाकी को आप देखें कि व्यापक सिद्धांत के तहत पुत्र ना होने के कारण मिलाया गया, जबकि सिक्किम में डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार करने के कारण और अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके तब मिलाया गया। ठीक है साहब। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लें कि बताइए 1848 में किसको मिला गया? सतारा को। 1849 में किसको मिला गया? जैतपुर और संभलपुर को। 1850 में किसको मिला गया? बाघाट और सिक्किम को। 1852 में किसको मिला गया? उदयपुर को। और 1853 में किसको मिलाया गया? झांसी को। 1854 में नागपुर को, और 1856 में जाकर के अवध को मिला लिया गया। और जिस समय अवध को 1856 में मिलाया गया था, कई बार सवाल आता है कि जिस समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय अवध का शासक कौन था? तो याद रखिएगा कि वहाँ का जो नवाब था उस समय वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। हाँ, 56 होगा, 56 होगा, वाजिद अली शाह होगा। और अवध राज का जो संस्थापक था वो कौन था? सादत खां था। कौन था? सादत खां था। इतना पॉइंट हम लोगों को इस सवाल से याद रखना है। तो एक बार बता दीजिए हमको कि सतारा को कब? 49 में किसको किसको? जैतपुर और संभलपुर। 50 में बाघाट और सिक्किम को। 52 में उदयपुर। 54 में, 53 में किसको मिलाया? झांसी को। 54 में, 56 में अवध को। चलिए, ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आता भी है और आएगा भी। चलिए साहब, अगला सवाल है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। क्या हो जाएगा? बताइए। भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, क्या बोलिए? आंसर इसका ई हो जाएगा। आंसर इसका ई हो जाएगा क्योंकि एक तो नमक कानून को निरस्त करना था इनका उद्देश्य, और दूसरा इनका उद्देश्य था आम लोगों के लिए आर्थिक राहत कर मदद करना। ठीक है, मेन नमक कानून का उद्देश्य ये था। ठीक है, हाँ, निरस्त मतलब समाप्त करना, नमक कानून को समाप्त करना। एक्चुअली था क्या, पहले उस समय 1930 की बात है, 1930 की बात है कि वह उस समय ना नमक पर टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और नमक बनाने का जो व्यापारिक, आप लोग गप न करिए, डिस्कस बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं मेरा दिमाग वहीं चला जाता है, इसीलिए करके डिस्कस बाद में हमसे कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम ये करना चाह रहे थे कि नमक कानून का विरोध इसलिए हो रहा था कि 1930 ईस्वी में ना नमक का जो टैक्स था सरकार के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया था, और इसके साथ साथ नमक का एकाधिकार जो था बनाने का वो केवल और केवल कंपनी के पास था, ब्रिटिश व्यापारियों के पास था। मतलब नमक अगर बना सकता है तो केवल ब्रिटिश व्यापारी ही बना सकता है। ठीक है ना। पूरी तरह से नमक पर शिकंजा कसे हुए था ब्रिटिश सरकार, और ख़ास करके उस समय टैक्स
एकाएक नमक का बढ़ा दिया गया। और जबकि पता है कि नमक जो है ना वो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर घर में प्रयोग होता है, और जब भी इसका टैक्स बढ़ा दिया गया तो स्वाभाविक बात है कि गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा, जिसके कारण इसका विरोध होना शुरू हो गया। और गांधी जी इस पर कई रिपोर्ट भी दिए, कई आवेदन भी अंग्रेजी सरकार को दिए कि ये जो जिस वस्तु का आप टैक्स बढ़ाएं नमक का, वो हर व्यक्ति के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, आप इसकी दर को, इसकी टैक्स को घटाएं। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इनकी बात नहीं माना, तब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह शुरू किया, और नमक सत्याग्रह से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए थे, ठीक है ना। और इसका दो उद्देश्य रह गया था, एक तो नमक कानून को ही तोड़ देना, मतलब जो व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त है नमक बनाने का, उसको हम भारतीय क्या करें, तोड़ दें और खुद से नमक तैयार कर लें। तो नमक का जो कानून बना हुआ वो कानून क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। दूसरी बात है, नमक कानून अगर तोड़ देंगे तो जो आम लोगों को जो आर्थिक रूप से बोझ पड़ रहा था उस टैक्स का, वो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आम लोगों के लिए आर्थिक क्या हो जाएगी, राहत मिल जाएगी। आए समझ में, दो चीज़ें यहाँ से थी साहब। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे कई बार हम लोग इसको रिपीट किए हैं, कई बार किए हैं, लेकिन मेरा मकसद है, हम चाहते थे इसको टाइप पूरा नहीं करते क्योंकि हमको टाइम किल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत होने वाला चीज़ें नहीं है, इतना रिपीटेशन हो जाए कि आप आराम से आंख से देखिए एक बार की सवाल है, और तुरंत कोई भी इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, तुरंत जवाब मिल जाना चाहिए। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो दांडी यात्रा से हुई थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और 11 सूत्री मांग 2 मार्च 1930 को वायसराय को के पास भेजे थे गांधी जी। बताए थे ना कि अपने रिपोर्ट को, अपने आवेदन को भेजे थे 11 सूत्रीय मांग। इसका मतलब हुआ कि इसमें गांधी जी के 11 मांग थे कि इन सब चीज़ों पर इसको सुधार किया जाए। 11 मांगे थे, इसीलिए इसको कहा गया 11 सूत्रीय मांग, ठीक है ना। और ये जो सौंपा गया था 2 मार्च 1930 को, लेकिन जब वायसराय ने इनके बातों का क्या कहते हैं, खंडन कर दिया, पालन नहीं किया, तो इन्होंने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक अपने 78 अनुयायी के साथ 241 मील की इन्होंने यात्रा की, और वहाँ जाकर साबरमती से दांडी तक गए, और वहाँ जाकर के इन्होंने नमक बना करके इन्होंने नमक कानून का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। चलिए, पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, तथा इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती नामक संगठन बनवाए थे, ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखेंगे। गांधी जी के साथ बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिवरधारी शामिल थे, और गिरिवरधारी जब शामिल हुए थे इसमें, और गिरिवरधारी से जब राजेंद्र प्रसाद मिले थे तो उन्होंने कहे थे कि आपने बिहार का क्या कर लिया, लाज बचा लिया, मतलब बिहार की इज्जत बचा लिया कि आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर दिए, नहीं तो एक भी बिहार का लोग इसमें शामिल नहीं था। चलिए साहब, इसके बाद है कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु का जो तंजौर था, तंजौर में श्री राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़े, और इन्होंने त्रिचनापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक की यात्रा की थी साहब, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। आप देख रहे हैं, देखिए पैटर्न यही है कि आप देख रहे हैं कि नमक सत्याग्रह हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए, असहयोग आंदोलन कह लीजिए, अधिवेशन कह लीजिए, इन सारे टॉपिक से हर बार सवाल पूछा जाता है। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो विद्वान बनता है नहीं, उसको देखिएगा ना कि जो बीपीएससी क्रैक करके बैठ लिया ना, देखिएगा कि वो बीपीएससी क्रैक कर लिया, बुझने तो कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए बुझने नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने स्मार्ट स्टडी किया है, पीटी इसलिए पास कर गया क्योंकि वो केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चला है, विद्वान बनने के लिए नहीं चला है। अगर विद्वान अगर वो बनना चाहता तो बीपीएससी क्रैक नहीं करता, बल्कि वो बिशनपुर वाला पगलहवा के जैसे ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहता है कि नहीं। चलिए, तो इसी लेकर के आप देख रहे हैं कि टॉपिक जहाँ से पूछा जा रहा है उसको एकदम आत्मसात करके चलिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा साहब। चलिए, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा की तुलना की थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, और इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था, ठीक है। और इसमें कई चीज़ें दिल्ली समझौता में रखा गया था, जिसमें यह भी रखा गया था कि जो भी राष्ट्रवादी
नेताएं जेलों में बंद हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। डोमिनियन स्टेट्स जो है, भारत को डोमिनियन स्टेट्स घोषित किया जाए। इस तरह की बातें हुई थी और भी मांगे थे, वो पढ़ेंगे हम लोग डीपली में क्या क्या मांगे थी। चलिए, इसके बाद फिर 1931 में ये सारी बातें हो गई। डोमिनियन स्टेट्स जब नहीं घोषित किया गया, गांधी जी का जो मांग था वो नहीं पूरा किया गया, तो गांधी जी फिर से 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिए थे। लेकिन जब आप किसी भी आंदोलन को या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, लोगों का समूह आपके साथ जुड़ जाता है और बिना किसी लोगों के मूवमेंट को देखते हुए, लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल जाते हैं और अचानक से उसको बंद कर देते हैं। जहां मैक्सिमम जो आपके साथ भीड़ है वो चाह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रहे, लेकिन आप अचानक से बंद कर देते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना, फिर आपसे विश्वास करना बंद कर देगा और फिर जा कर के वो आपसे नहीं जुड़ पाएगा। इसी वजह से गांधी जी के साथ पुनः जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उतनी भीड़ नहीं जुट पाई, उतने लोगों का सहयोग नहीं हो पाया जितना पहली बार हुआ था। इसी के कारण इन्होंने क्या कर दिया कि 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से क्या कर लिए, वापस कर लिए, क्योंकि इससे लोग जुड़ना कम हो गए थे। ठीक है ना साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को याद रखना है और ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आप देखिए कि सवाल कैसे रिपीट हो रहा है। चलिए साहब, अगला है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। विद्रोह हम सारा ही करवा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हर प्रीवियस ईयर में हर साल बीपीएससी एक ना एक विद्रोह को पूछा है। तो इसका मतलब है कि विद्रोह से सवाल क्या रहता है, फिक्स रहता है। चलिए साहब, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग को जवाब देना है। क्या होगा आंसर इसका, केरल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में आपको पता है कि 1921 ईस्वी में अली मुसलियार के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का कारण क्या था, इस विद्रोह का कारण ये था कि मोपला एक जाति हुआ करता था वहाँ का, और ये मुस्लिम हुआ करते थे। मोपला जो जाति है ना, जनजाति, ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। तो एक्चुअली था क्या कि जो केरल का जो क्षेत्र था ना उस समय, वहाँ पर किसान जो हुआ करते थे वो मुस्लिम हुआ करते थे और ज़मींदार और साहूकार हिंदू हुआ करते थे। समझ में आ रहा बात, जमींदार और साहूकार ये हिंदू हुआ करते थे। और ये किसान को क्या करते, क्योंकि किसान पर टैक्स इतना लगा दिया गया था कि किसान टैक्स भरपाई नहीं कर पा रहा था, और टैक्स जब भरपाई नहीं होती थी तो अंग्रेज़ क्या करता था कि उसकी ज़मीनें छीन लेती थी। इसी वजह से किसान क्या करते थे कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए साहूकार से, ज़मींदार से कर्ज लिया करते थे उधार। ठीक है ना, और बदले में ज़मींदार और साहूकार करते क्या थे कि उसको रुपया तो देते थे, लेकिन बदले में उसकी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि घर का भी और पूरी ज़मीन का भी कागजात जो था वो अपने पास गिरवी रख लिया करते थे। ठीक है ना, और एक निश्चित समय पर जब किसान उसको पैसा वापस नहीं करता था ना, तो वह उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया करते थे। ठीक है ना, इसी के कारण ये ज़मींदार और साहूकार हिंदू हुआ करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मोपला जनजाति है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं करके ये उस ज़मींदार और साहूकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किए, जो इनके ज़मीन और क्या कहते हैं संपत्ति, घर का जो है वो सारे कागजात जब्त कर लिया करते थे। ठीक है साहब, और एक तरह से ये धार्मिक आंदोलन भी था। कहा जाता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन मूल बात ये थी कि इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था और उसके बदले में जो कर्ज लिया गया था ना, और उस कर्ज देने के बदले में जो ज़मींदार साहूकार इनके कागज़ जब्त कर लिए थे, बिल्कुल उसके खिलाफ ही ये विद्रोह था। ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखेंगे। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था, तो याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग टोटली समझ लेते हैं कि जितना भी विद्रोह हुआ वो सारे विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी अंग्रेज़ों के समर्थन में भारतीयों को तंग किए थे। चलिए साहब, इस बात को याद रखेंगे। बाकी बात आपको असम में पता है कौन कौन पढ़ाए हैं, अहोम विद्रोह पढ़ाए हैं, सिंगफोस, अहोम, सिंगफोस और मोआरिया। देखिए, जो लोग थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे उनको आंदोलन बिल्कुल सारे याद हो गया होगा। पंजाब में आपको बताए थे, कुका बताए थे, अब बंगाल में तो दर्जनों बताए हम। ठीक है ना, चलिए साहब, तो एक बार हम थोड़ा सा सबको रिकॉल नहीं करवाएंगे, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे। चलिए, बंगाल में आपको पता है सन्यासी विद्रोह, ये केना सरकार और दिलजी नारायण के नेतृत्व में। फकीर विद्रोह, ये मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में।
पागलपंथी विद्रोह ये करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में। तेभागा विद्रोह ये कंपाराम और भवन सिंह के। भूमिज विद्रोह ये गंगाराम हंगामा के नेतृत्व में। चुवाड़ विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। पावना विद्रोह ये ईश्वर चंद्र राय के नेतृत्व में। और नील विद्रोह आपको पता है कि दिगंबर और तिरों सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये सारे पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना। बाकी सारे राज्य का जितना भी विद्रोह था लगभग हम करवा चुके हैं। चलिए, उसके बाद केरल में आपको पता है मोपला 1921 मोपला 1921 अली मुसलियार के नेतृत्व में। और इसके बाद आपको पता है बेलूथम्पी विद्रोह, बेलूथम्पी के नेतृत्व में, क्योंकि बेलूथम्पी को यहाँ पर राजा मानने से क्या कर दिया था, ये इनकार कर दिया था अंग्रेज, इसलिए ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उसके बाद पंजाब में आपको पता है कूका विद्रोह भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। और फिर असम में आपको पता है अहोम मौर्य सिंहफोस, और सिंहफोस जो हुआ था रनवा गोसाई के नेतृत्व में होता सब। तो आंदोलन हम लोग सारे करवा चुके हैं। और जिनको भी आंदोलन में अगर दिक्कत है, क्योंकि आंदोलन से सवाल छपेगा, तो जिनको भी दिक्कत है वो 64वीं का शायद पार्ट 2 में है सारे विद्रोह, उसमें देख लीजिएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? चलिए, अच्छा आप देखते होंगे 66वीं से लेकर 63वीं तक, चाहे बंगाल विभाजन पूछे चाहे स्वदेशी आंदोलन पूछे, सीधा पूछेगा स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी हुआ। समझ रहे, दोनों एक दूसरे का क्या है, एकदम कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी लेकर के आप देख रहे हैं कि हर सेट में बंगाल विभाजन पूछा जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन का जो इफेक्ट है ना सबसे अधिक बिहार पे पड़ा, इसी लेकर के बिहार का एग्ज़ाम है और इसी वजह से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो सवाल देखिए कहाँ से पूछा जाएगा इसकी गारंटी होती है, हर सवाल की नहीं होती है, लेकिन कम से कम 30-40% सवाल की गारंटी होती है कि कहाँ से आने वाला, टॉपिक की गारंटी होती है, सवाल की नहीं, टॉपिक का। तो वो कुछ ना कुछ रीज़न होता है पूछने का, क्यों पूछा जा रहा है उसका रीज़न होता है, और इसी चीज़ को समझना है। और जिस दिन ये सिर्फ बात को समझ गए ना, उस दिन आप मास्टर हो जाइएगा उस एग्ज़ाम का। समझ रहे हैं क्या बोले? नहीं, केवल हिस्ट्री में ही नहीं, केवल हिस्ट्री में ही नहीं, बाकी भी चीज़ों में, और साइंस में भी बता देंगे, चिंता मत करना है। चलिए तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बंगाल विभाजन के विरोध में। और यहाँ से भी जुड़े हुए कई फैक्ट हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉल करवाएंगे। चलिए, हम जानते हैं टाइम लगेगा, लेकिन हमको बस इतना करना है कि इतना चीज़ें कम से कम याद यहाँ हो जाए जो रिपीटेड हो रहा है। चलिए साहब, तो बंगाल विभाजन के लिए आपको पता है कि 19 जुलाई 1905 को जो करजनमा था वो जो है सो शिमला से बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया था, ठीक है, कि बंगाल और बिहार को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और इसको अलग करने का केवल और केवल उद्देश्य था, ऐसे तो ये बताया था प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेनली इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है ना, इसको भंग करना था और दोनों को अलग कर करके होने वाले आंदोलन को कुचलना था। सीधी बात इनका ये था। जब ये बंगाल विभाजन शुरू किया गया तो बिहार और बंगाल के लोगों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, ये घोषणा की गई है। और फिर जब घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, तो इसको लागू जो किया गया ना बंगाल विभाजन को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। और जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो आपको पता ही है कि 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में बनाया गया। मतलब बिहार और बंगाल के हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांध करके ये दिखाने का प्रयास किए कि आप जो हिंदू और मुसलमान को अलग कर रहे हैं ना, आपके कानून में, आपके सोच में हिंदू मुसलमान अलग है, लेकिन बांट देने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान सारे क्या हैं, एक हैं, ठीक है साहब। लेकिन इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो बंगाल विभाजन का समर्थन किए थे कि अगर बंगाल से अलग बिहार हो जाएगा तो बिहार विकास अधिक करेगा। इसी लेकर के आधुनिक बिहार का निर्माता जो कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है साहब। चलिए अगला, वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए का नारा लगा। ये सारे नारा लगा करके बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। और इसके साथ साथ लोग गंगा स्नान करके भी
इस चीज़ों को दिखाना चाहा कि हिंदू मुस्लिम क्या है, एक है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें थी। चलिए साहब थोड़ा सा और देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ चीज़ें। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा गया। अमार सोनार बांग्ला जो बाद में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और बंगाल विभाजन को फिर जाकर के, क्योंकि जॉर्ज पंचम आने वाला था भारत, तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भारत के लोग उसका विरोध कर रहे थे। और जब कोई अतिथि आपके घर पे आए और आप उसका विरोध कर रहे हैं तो अतिथि को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो चाहेगा कि जाने से पहले जो भी उसका दुख तकलीफ या हमसे शिकायत है उसको क्या कर दें, दूर कर दें, ताकि वहाँ जाएंगे तो मेरा स्वागत थोड़ा कर पाए, ठीक है ना। इसी वजह से जॉर्ज पंचम क्या कर दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द करवा दिया। लेकिन फिर बाद में जाकर के आप देखिए कि बंगाल विभाजन को 22 मार्च 1912 को पुनः लागू कर दिया, मतलब बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था, ठीक है साहब। इस तरह की बातें। और इसी के कारण आप देखिएगा कि रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम भी फेंके थे, बम फेंकने का प्रयास भी किए थे, ठीक है ना साहब। इस बात को ध्यान में रखना है, बस इतना फैक्ट यहाँ से याद रखना है। और इसको रिकॉल इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि सवाल रिपीटेड हो रहा है। चलिए अगला, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साहब लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा साहब। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1813 में चार्टर अधिनियम आया था उस समय था। लेकिन 1909 के समय जिस समय भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, उस समय कौन था, वायसराय, उस समय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ठीक है ना। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को अलग किया था। और राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि मुसलमानों के जहम में मुसलमानों को अलग करने का जो नींव डाला गया ना, ये मिंटो द्वितीय का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था वहीं से डाला गया। और वही चीज़ें सबसे बड़ा इफेक्टेड था कि मुसलमानों को भारत से अलग कर दिया, समझ रहे हैं ना। ये अलग बात है कि बाद में जाकर के कोई मांग किया, लेकिन मुसलमानों के मन में अलग राष्ट्र की बात जो सबसे पहले डाल दिया गया था ना, वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा, जिस समय वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया था, ठीक है ना साहब। इसी लेकर के ये मानते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप मोहम्मद अली जिन्ना को जो बात बोल रहे हैं, लियाकत अली की जो बात बोल रहे हैं, वो सारे भी बातें आपको बता दिया जाता है, ठीक। चलिए बता देते हैं अभी। चलिए अब देखिए अब यही बातें बताएं कि लॉर्ड मिंटो ने 1909 में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए शुरू किया था। और इस गतिविधि के कारण राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का क्या कहा है, जन्मदाता कहा है। कि मतलब पाकिस्तान को जन्म देने में ना अगर किसी का योगदान है ना तो वो मिंटो द्वितीय का ही है। चलिए अगला देखिएगा पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है ना, ये चौधरी रहमत अली थे। मतलब पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले कोई नाम लिया और इस शब्द का निर्माण किया, पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया, तो कौन किया, वो चौधरी रहमत अली। कौन किया, चौधरी रहमत अली किया साहब। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। देख लीजिए कि मुस्लिम लीग का जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था ना, उसी तरह से जब मुस्लिम लीग 1906 में बना तो उसके बाद मुस्लिम लीग का भी अलग अलग अधिवेशन होता था। तो मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था लाहौर में, और कब हुआ था, 23 मार्च 1940 को। याद रखिए 23 मार्च को किन्हीं को फांसी भी दिया गया था, भगत सिंह को, ठीक है ना। तो 23, लेकिन वो ईस्वी अलग था।
1931 था वो, 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन जब मुस्लिम लीग का हो रहा था, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का हो रहा था, तो सबसे पहले अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किया था। तो पूछा जाएगा कि अलग पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किसने किया, तब बोलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग या पाकिस्तान शब्द का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तब बोलेंगे चौधरी रहमत अली। और ये लगा करके पूछे कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का निर्माता माना है, तब बोलेंगे हम लोग। ठीक है साहब, तो देखिए सवाल तो आसान था, लेकिन देखिए फंसाने वाला था। सारे लोग मार के आए होंगे, चाहे तो अली जिन्ना या तो रहमत अली, ठीक है ना, सारे लोग मार के आए होंगे। चलिए चलिए, और इसका प्रारूप जो तैयार किया था ना, इसका प्रारूप जो पाकिस्तान किस प्रकार से बनेगा, ये सिकंदर हयात खां तैयार किया था। कौन क्या था, सिकंदर हयात खां तैयार किया था साहब, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और बांटो एवं छोड़ो का नारा 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के। मतलब अंग्रेजों को कहा कि चुपचाप आप भारत पाकिस्तान को बांट दो, छोड़ो, देख कौन सी रहा है कि नहीं। 1943 में कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो आप यहाँ से लॉजिकली याद रखिएगा, मुस्लिम जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, और कराची में जब हुआ था तो मौलिक अधिकार की मांग किए थे। एक में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री 1929 में लाहौर वाले में अध्यक्ष थे, और 31 वाले में पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर भी लॉजिकली देख लीजिए कि लाहौर में पाकिस्तान का मांग किया गया था पहली बार, ठीक है, और बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया गया वो कराची में दिया गया। देख रहे साहब, लॉजिकली याद रखिएगा। वहाँ भी दो चीज़ें पॉइंट याद रखना है, यहाँ भी मुस्लिम लीग में ही दो बातें हुई, एक लाहौर में एक कराची में, और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ भी दो बातें हुई थी। ठीक है साहब, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। सीधी कार्रवाई या क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान और मुस्लिम लीग जो है ये बिल्कुल अब मत बना चुका है कि पाकिस्तान का क्या होगा, अलग राष्ट्र बनेगा, और इसमें कोई भी अप्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी बात इसमें नहीं बची थी। और इसी तरह की प्रस्ताव और भी चीज़ें इसमें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास में। चलिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा कर दी गई। 3 जून 1947 को, ये डेट को याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम क्या बने, राष्ट्रपति बने। जो मांग किया, मांग इसलिए कर रहा था कि राष्ट्रपति बन जाए। और लियाकत अली खां ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है साहब। चलिए इसके बाद देखिएगा, क्योंकि माउंटबेटन इसमें आया था ऑप्शन में, ठीक है ना साहब, तो इसीलिए माउंटबेटन से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट हम लोग डाल दिए हैं। चलिए देखिएगा कि माउंटबेटन जो था 1947 से लेकर के 48 तक ये भारत के वायसराय भी रहे। 47 में बाद में जाकर के गवर्नर जनरल भी बने। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के होता जे लिखा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन, माउंटबेटन। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की इन्होंने घोषणा कर दी। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा 4 जुलाई 1947 को इटली उस समय याद रखिएगा कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था तो पूछेगा उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लाइमेट इटली कौन थे, इटली याद रखना। ठीक है ना, इटली बस याद रखना है। चलिए 4 जुलाई 1947 को इटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को भारत को आज़ाद करने का जो विधेयक था वो ब्रिटेन के संसद में पारित नहीं किया गया, प्रस्तुत किया गया साहब, प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत कौन किया था, इटली किया था। कौन किया था, इटली किया था। ठीक है, तो याद रखना ये जो है ना 4 जुलाई मेरा बर्थडे है, सही बात है, तो कम से कम मेरा बर्थडे याद रख। 1947 नहीं है, ये ना समझिएगा, ठीक है ना, ये ना समझिएगा कि इस भी 1947 है। ठीक है,
तो और उसके बाद याद रखिएगा 4 जुलाई को मेरा बर्थडे है और उसी दिन ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता विधेयक को क्या कर दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा। तो याद रखना है कि जिस दिन जिस कंपटीशन के मास्टर से पढ़ रहे थे और जिसका बर्थडे था ना, उसी दिन ब्रिटेन के संसद में, हाँ अगर याद रखिएगा मेरा बर्थडे तो ठीक है, नहीं तो 1 नंबर ज़रूर गलती होगा। चलिए और उसके बाद 4 जुलाई 1947, तो ये भी याद रखिएगा 18 जुलाई, अभी तक हम 4 जुलाई में फसल हैं। चलिए तो 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद से क्या कर दिया गया था, पारित। मतलब 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था और 18 जुलाई को पारित हो गया। और 18 जुलाई को ना मेरा बाइक का बर्थडे है, ठीक है, मास्टर का बाइक, ठीक है। चलिए खतरा है। चलिए अगला सवाल है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चलिए साहब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि हर सवाल में कोई ना कोई एक संस्था स्थापित किया गया और उसके बारे में पूछा गया, चाहे वह सत्यशोधक समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे कोई भी संस्था बने, राजनीतिक संस्था या धार्मिक संस्थाएं। एक सवाल यहाँ से आया तो यहाँ से सवाल आवेगा, एकदम फिक्स है, यहाँ से सवाल आवेगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा साहब इसका? आंसर ई हो जाएगा साहब, आंसर इसका ई हो जाएगा 1 से अधिक। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। इसमें फिरोज शाह मेहता शामिल थे, केटी तैलंग शामिल थे और बदरुद्दीन तैयबजी शामिल थे साहब, ठीक है। केवल WC बनर्जी इसमें नहीं थे, बाकी तीनों लोग इसमें शामिल थे, ठीक है साहब। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन याद रखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। और बदरुद्दीन तैयब जी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता किए थे। चलिए इस संस्था का उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। इस संस्था का उद्देश्य था कि जो भी राजनेता है, जो भी क्रांतिकारी है, उसका क्या विचार है, इसको लोगों के बीच में रखना, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और बम्बई एसोसिएशन जो बना था 1852 ईस्वी में बना था और 85 में जाके इसी का नाम कर दिया गया बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए बॉम्बे एसोसिएशन की कब स्थापना हुआ, तब बोलेंगे 1852 में। और पूछा जाए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, तब क्या बोलेंगे 1885 में। चलिए साहब मई 1884 में वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा का भी क्या कर दिया गया था, गठन किया गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार, मद्रास महाजन सभा। तो याद रखिएगा मई 1884 में, मतलब कांग्रेस पार्टी बनने से 1 वर्ष पहले वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा, चालू नहीं होगा चार्लू होगा, ठीक है ना, चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था साहब। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। चलिए इतना ही याद रखिए ना, बाकी संस्था का स्थापना कौन कब किया है ये हम लोग 64वीं में बड़ा बारीकी से डाले हैं। चलिए अगला है साहब, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? आंसर क्या होगा साहब? इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये संस्थाएं एक संस्था है, ठीक है ना, और ये इसलिए बना था और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसको बनाया था लॉर्ड कर्जन। कौन बनाया था इसको? लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन इसलिए बनाया था, क्यों बोले? हाँ कॉर्प्स, ठीक है। चलिए तो ये इसलिए संस्थाएं बनाई गई थी, यह इसलिए शुरू किया गया था कि इसका मेन उद्देश्य था कि जो राजा महाराजा है उसके बेटों और जो सेना है उनके बच्चों को शिक्षित करना, खास करके सेना के लिए,
खास करके सेना के लिए, ताकि ये राजा महाराजा का जो पुत्र है ना, ये सेना में भर्ती हो जाए और मेरा विद्रोह नहीं करे, मेरे खिलाफ आंदोलन ना करे, मेरा विरोध ना करे। समझ रहे, मेनली इसका उद्देश्य यही था। और इसको हम लोग देख लेते थोड़ा सा। लॉर्ड कर्जन, देखिए लॉर्ड कर्जन भारतीय इतिहास में भारत के विकास को लेकर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा नहीं। ये आया तो कई ऐसा, जैसे बंगाल विभाजन जैसे काम यही किया था, तो इसी लेकर के आप देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी और इसकी जो उद्देश्य थी देशी राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। देख लीजिए, सैनिक शिक्षा, सामंतों मतलब हुआ मंत्री, जो राजा महाराजा के जो मंत्री थे उसको, और जो राजकुमार हुआ करते थे देशी राजकुमार, उसको सैनिक शिक्षा दिया जाना, ताकि उसको सैनिक में भर्ती कर लेंगे। क्योंकि राजा महाराजा जो ही हटेगा तो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, अगर अंग्रेज उसको राजा नहीं बनने देगा तो विद्रोह कौन करेगा? उसका बेटा करेगा ना, तो बेटा को सैनिक बना लेंगे, वो भी खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सामंत, मंत्री, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मंत्री थोड़ा ताकतवर हो राजा का, तो हो सकता है कि मंत्री का बेटा इस तरह का काम कर सकता है, तो मंत्री के बेटों को भी क्या कर दें, सैनिक शिक्षा दे दें, वो भी सेना में भर्ती हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें शुरू की गई थी। बाकी लॉर्ड लिटन जो था, ये आपको बता दी है, 65वीं का जो प्रश्न संख्या 22 है, इसमें जा कर के आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन के बारे में बड़ा बढ़िया से दे दिया गया है चीज़ें, 65वीं का ही 22 नंबर सवाल, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि इसका आंसर था लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कर लीजिएगा जरूर इसको। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था और इन्होंने मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया था। इसी लेकर के इसको मार्ले मिंटो भारत परिषद जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार। उस समय मार्ले जो थे भारत सचिव थे, ये कौन थे, भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे ये वायसराय हुआ करते थे। ठीक है साहब, और इसी लेकर के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। और इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, इसके साथ साथ जमींदारों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, मतलब भारत के हर एक व्यक्ति शिक्षित वर्ग हो, धर्म के आधार पे शिक्षित और शिक्षित वर्ग के आधार पे अलग अलग करके इन्होंने बांट दिया था। मुसलमानों के लिए भी इन्होंने अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। ठीक है ना। और पहली बार वायसराय के कार्यपालिका परिषद होता, कार्यपालिका परिषद, ये भी बोल सकते हैं, कार्य परिषद में भारतीय को शामिल किया गया, और पहली बार जो किया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है, और ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ाए हुए हैं। चलिए साहब, यहाँ से अगर सवाल अब छूटता है तो हमर दोष नहीं, सीधा बात है कि नहीं, वो तो गलती आपका न होगा। बताइए, इतना बार करने के बाद भी कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था, देख लीजिए, ये सारे चीज़ें हम लोग किए हुए हैं। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मदन लाल धिंगरा। आपको पता है इस तरह की घटना 1909 में हुआ था, ये सारे बात आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल कराएंगे। चलिए, कर्नल वायली भारत सचिव का बॉडीगार्ड था, परंतु ये खुफिया का कार्य करता था। ये था कर्नल वायली कौन था, समझिएगा कि वायसराय का ये बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन काम जो करता था ना, ये बॉडीगार्ड से अधिक ना खुफिया वाला काम करता था, कि कौन सा क्रांतिकारी कहाँ विद्रोह करने वाला है, कहाँ आंदोलन करने वाला ना, इस तरह का चीज़ों को ये खुफियागिरी करता था। समझ रहे हैं ना, बस इसी को खुफिया को ना पहुँचा दिया ऊपर। ठीक है ना। 1 जुलाई 1909 को इंजीनियरिंग के छात्र मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली को क्षुद्रग्रह पे पहुंचा दिया, यानी हत्या कर दिया। ठीक है साहब। हाँ, चलिए, 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। और अदालत को कहा, ये जो मदन लाल धिंगरा था ना, इन्होंने अदालत को कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन देश को समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तब कहा था जब इन पर कार्रवाई चल रही थी अदालत में, तो उस समय इन्होंने जज को बोला था कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन इस देश को समर्पित कर रहा हूँ। ये मदन लाल धिंगरा का कहा हुआ वक्त तथ्य था उस समय
जिस समय इन पर अदालत में केस चल रहा था। चलिए साहब, ऑप्शन में था भगत सिंह। थोड़ा सा सोचे कि भगत सिंह से जुड़ा हुआ चीज़ें भी हम लोग देख लें। इनका जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को। आप देख लीजिए कि सवाल शुरू से 66वीं से उठाए हैं, केवल अभी 63वीं तक आए हैं और कितने सवाल धड़ल्ले से रिपीटेड है, देख रहे हैं ना। तो चलिए, 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा का गठन किए। 1928 में आपको पता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए और इसके प्रमुख सदस्य जो थे छबील दास, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चंद्र बोहरा थे। भगवती चंद्र बोहरा वही थे जिन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? बम दर्शन। बम दर्शन कौन सा थ्योरी दिए थे? बम दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ बम। क्या दिए थे? फिलॉसफी ऑफ बम। इन्होंने किताबें लिखी थी, उसमें बम के बारे में कई चीज़ें लिखी थी कि हम लोग जो राष्ट्रवादी हैं बम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, समझ रहे? ये सारी चीज़ों को इन्होंने दिया था। चलिए अगला देखिएगा कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही जो दिए थे, कौन दिए थे? फणींद्र घोष दिए थे। मतलब भगत सिंह के खिलाफ में जो गवाह थे वो थे फणींद्र घोष। देख लीजिए, देख रहे हैं ना। अगर हम क्या बताएं कि अगर भारतीयों का साथ अंग्रेजों को नहीं होता तो अंग्रेज 4 दिन भी यहाँ रुक नहीं पाता, है कि नहीं? तो अगर अंग्रेज यहाँ 200 वर्षों तक रहा तो इसमें भारतीयों का योगदान था। अगर नहीं होता तो फिर इतना दिन अंग्रेज राज नहीं करता, इतना बड़ा इतिहास नहीं बनता और हम लोग इतना रटते नहीं, है कि नहीं? चलिए, जिसके कारण, क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ फणींद्र घोष ने गवाही दिया था, जिसके कारण बैकुंठ शुक्ल ने उसको बैकुंठ धाम पहुंचा दिया, समझ रहे हैं? मतलब हत्या कर दिया, ठीक है ना। तो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया फणींद्र घोष और गुस्सा में बैकुंठ शुक्ल जो था ना, फणींद्र घोष को बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। ठीक है साहब, कि भगत सिंह के खिलाफ तुम गवाही देवेगा? हाँ, चलिए चलिए साहब, आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो आप ये भी देख रहे हैं कि 66वीं से अभी तक एक ना एक अधिनियम जो संविधान के विकास के लिए प्रयोग किया गया था, संवैधानिक विकास में जो हम लोग पढ़ते हैं, एक ना एक सवाल वहाँ से छप जाता है, चाहे जिस प्रकार से छपे। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1909। इसी समय उच्चायुक्त का प्रयोग किया जाने लगा था। मतलब जो राजदूत हुआ करता है दूसरे देश में रखने का और भारत में रखने का, ये भारत शासन अधिनियम 1919 से ही शुरू कर दिया गया था साहब। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, 19 के बारे में भी देख लेंगे हम लोग। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919, और ये जो आया था मॉन्टेग्यू के समय, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय थे कौन से? चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू कौन थे? सचिव थे। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे लॉयड जॉर्ज। कौन हुआ करते थे? लॉयड जॉर्ज हुआ करते थे। और भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। और प्रांतों में जो द्वैध शासक का जो जनक कहा जाता था, किन्हें कहा जाता था? लियोनस कार्टियस को। ठीक है साहब। और पहली बार महालेखा प्रेक्षक की भी नियुक्ति हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में ही, क्योंकि उस समय से पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, कोई भी पद ऐसा नहीं तैयार हुआ था कि भारत में कितना टैक्स आ रहा है और उस टैक्स से कितना खर्च हो जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के भारत सरकार का जो लेखा जोखा था आय और व्यय का, इसको जमा करने का या इसको कंट्रोल करने का या इसको हिसाब रखने का कोई भी पद तैयार नहीं किया गया था। पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इस तरह की बातें तैयार की गई थी, और वह पद जो था महालेखा परीक्षक का। और अभी भी देखते हैं कि भारत में महालेखा परीक्षक है। उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ साथ केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिस तरह से संसद में अभी 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है
राज्यसभा। तो उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 2 सदन बनाया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। और एक जो सदन था वो था केंद्रीय विधानसभा, जिसको लोकसभा भी बोलते हैं, वो था केंद्रीय विधानसभा। और जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं वो जो हुआ करता था राज्य परिषद। क्या हुआ करता था? राज्य परिषद हुआ करता था। ठीक है साहब, चलिए देखिए, चीज़ें अगर रिपीट हो रही है तो ये भी आपके भला के लिए ही है, इसलिए है क्योंकि आपको चीज़ें याद भी होगा, हमेशा नज़र में रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में था, तो इससे भी जुड़ा हुआ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, बर्मा को भारत से अलग 1937 में अधिनियम पूछेगा, किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ईस्वी पूछेगा तो 1937। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। साख नियंत्रण के लिए और मुद्रा नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना आपको पता है 1935 में किया गया था, 1 जुलाई 1935 को। इस अधिनियम में 321 क्या थे? अनुच्छेद, और 10 क्या थी? अनुसूचियां थी। और इस अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया था। और ये अधिनियम जो था अवशिष्ट शक्तियां जो दे दिया, किसको दे दिया? वायसराय को। इसका मतलब है कि वायसराय की शक्तियों को क्या कर दिया? ये बढ़ा दिया। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ये कि जो विषय ना केंद्र सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होगा वो सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी? वायसराय के पास होंगी। इस अधिनियम के समय भारत का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। सही बात है, लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। चलिए साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, वो सारे रिपीटेड है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आंसर क्या होगा इसका? हाँ, सही बात है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसमें जो लिए थे 1931 में, कौन लिए थे? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। केवल गांधी जी ही कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। कांग्रेस ना तो प्रथम में भाग लिया, ना ही तृतीय में भाग लिया। तो पूछ रहा है किस में भाग नहीं लिया? देख लिए, नेगेटिव वाला प्रश्न है, तो याद रखना है। तो आंसर तब क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ना तो प्रथम में भाग लिया था, ना तो तृतीय में भाग लिया था। ये द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, ये अछूतों का यानी दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है साहब, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए, अब देख लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 30, 31, 32, 30, 31, 32 प्रथम, द्वितीय, तृतीय। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? आप देख रहे हैं कि एक ना एक सवाल ऐसा है कि हर प्रीवियस ईयर में कांग्रेस का अधिवेशन पूछता है, ये भी देख रहे हैं। तो सवाल हम क्या बोले कि 30 से 40% सवाल जो होता है ना वो आउटेड होता है। चलिए, और इस बार भी होगा, वो कुछ भी चेंज कर ले, उसको बोलना है। गांजा पी के आता है आपका अध्यक्ष, क्या करेगा?
चलिए कुछ भी बोल, अरे कोई भी चेंजिंग करना, क्या कहें उसको बताइए। अधिकारी लोग हैं, कम से कम समझना चाहिए कि हम रात में सोते हैं और सुबह में उठ के कुछ भी टीवी पे बोल देते हैं कि निगेटिव लगा देंगे। एक दिन आए तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक दिन आए तो सवाल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ भी। अगला बार एग्ज़ाम होगा तो ई नंबर ऑप्शन हटा देंगे। अरे जो भी करना है फॉर्म भरवाने से पहले बच्चा को बोल दो कि हम ये करवाने जा रहे हैं, एग्ज़ाम हम धरती पर नहीं लेंगे, अब यहाँ पर सवाल आउट हो जाता है, मंगल ग्रह पर चलो सब, तो पहले बोल दो भाई, हम लोग भी तैयारी करके रखेंगे मंगल ग्रह का। हाँ, कुछ आके आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, क्या बताएं। अरे गंगा किनारे में ले या कहीं भी ले, पहले बोल दो ना, पहले बोल दो। ये जब भी मन हुआ एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं जानबूझ के स्टूडेंट पे प्रेशर बनाने के लिए। अब सप्ताह भर बचा, 10 दिन बचा, तब कहता है कि पैटर्न थोड़ा सा सवाल में बदला होगा, सवाल कठिन होंगे। गजब हाल है। तो सब मीडिया वाला सवाल उसे करता नहीं है कि साहब, अतुल साहब आप बताइए कि आप जब यूपीएससी क्रैक किए थे, आपके साथ ऐसा होता था कि रात में सो रहे थे और अगला दिन एग्ज़ाम था, रात में आकर के यूपीएससी का चेयरमैन ये बोल रहा था कि आपका सिलेबस चेंज है? बताइए ये क्या हुआ। हो सकता है जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उसके रात में भी वो आएगा, रात में भी कुछ ना कुछ बोलेगा। चलिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? चलिए साहब, 1924 में। 1924 कहाँ हुआ था? बेलगांव। बेलगांव, हाँ ट्रिक बताए थे ना। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए, तो कांग्रेस का सारे अधिवेशन हम बता चुके हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारे अधिवेशन को हम लोग 64वीं में करवा दिए हैं, आप जा कर के आराम से देख सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? क्या होगा आंसर? बेबेल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेबेल हो जाएगा। पैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। तो हम लोग क्रम से ही याद कर लेते हैं, क्रिप्स, पैंथिक और अलेक्जेंडर, क्रिप्स, पैंथिक, अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और इसमें क्रिप्स जो थे अध्यक्ष थे। तो कई बार सवाल ये भी पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से कितने सदस्यीय थे, यानी उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे साहब, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 अध्यक्ष थे और 2 इसमें अन्य सदस्य थे। चलिए साहब थोड़ा सा देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ चीज़ें। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को किया कि कैबिनेट मिशन एक होगा और ये कैबिनेट मिशन भारत जाएगा और भारत का उस समय का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पर संविधान सभा का गठित करने का आदेश देगा या उसके देखरेख में संविधान सभा का गठन होगा। इसकी घोषणाएं इटली जो था, क्लीमेट इटली, 15 फरवरी 1946 में कर दिया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, मार्च 1946 में। और मार्च 1946 में जब आ गया तब जुलाई 1946 में इसके संस्तुति पर, मतलब इसके कहने पर जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अन्य सदस्य जो थे पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और संविधान सभा में कुल सदस्य जो भाग लिए थे 389। कितना भाग लिए थे? 389 सदस्य भाग लिए थे पूरे भारत से, जिसमें देशी रियासत से जो थे 93 थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 थे और चीफ कमिश्नरी से जो थे वो 4 थे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब ये अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष बनने के बाद मुस्लिम लीग इनका विरोध कर रहा था, जिसके कारण जब देख लिए कि विरोध बहुत अधिक हो रहा है तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारण का हवाला देकर कि तबीयत ठीक नहीं है, और वाकई में तबीयत उनका खराब चल रहा था, और 1950 में जाके इनकी मृत्यु भी हो जाती है तबीयत खराब होने के कारण, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब जाकर के दूसरी बैठक जब हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष ये बन चुके थे। फिर जाकर के जब ये अस्थायी अध्यक्ष बन चुके तो 13 दिसंबर 1946 को आपको पता है कि कौन सा चीज़ प्रस्तुत हुआ था? हाँ, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में। और संविधान सभा जो है वह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया था? पारित कर दिया, यानी स्वीकार कर दिया। ठीक है साहब, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 9 दिसंबर को पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, और फिर 22 जनवरी 1947 को जाकर के इसे संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था साहब। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है, नाउ और नेबर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ एंड नेबर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? नहीं, रहमत अली। हाँ, मतलब ये मुसलमानों को कह रहा था नाउ और नेबर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी ही टाइम है कि पाकिस्तान को अलग करवा लो, और नहीं तो फिर अलग होने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? हाँ, ना जो चलता है वो नाउ नहीं, नाउ इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश में दे दिया नाउ एंड नेवर। ठीक है, नाउ एंड नेवर, ठीक है। और जानबूझ के फंसाने के लिए अगर यहाँ पर एंड लिखता ना तो आप समझ जाते इंग्लिश में है, समझ रहे हैं, इसीलिए दिया नाउ और नेवर पैम्पलेट। हाँ, किसने लिखा? ठीक है, तो याद रखना है कि रहमत अली ये बोला था, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, एक पैम्पलेट छपाया था ये मुसलमानों के लिए। ठीक है साहब, ठीक। चलिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चौधरी रहमत अली वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया है। ठीक है ना, चलिए देख लेते थोड़ा सा। ना और नेवर यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान राष्ट्र के मांग के उद्देश्य से पैम्पलेट 1933 में ही लिखा था। देख लीजिए साहब, 1933 में ही छपवा लिया था ये पैम्पलेट। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा कि वे आउट नामक पैम्पलेट जो है ना 1944 में सी राजगोपालाचारी जारी किए थे, और इनका उद्देश्य था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर करना। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था ना तो उसमें मुस्लिम लोग ना बड़ा विरोध कर रहा था। विरोध इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मन ही नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हो, उसका तो मन अब यहाँ टिक गया था कि चुपचाप बांट दो हमरा, बस बात खत्म करो, झंझट खत्म। समझ रहे, सीधी बात। इसीलिए कि वो क्यों किसी आंदोलन में अब समर्थन करता। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है तो उनका याद रखिएगा कि कामरेड हमदर्द, ये मोहम्मद अली जिन्ना की पत्रिका है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। कई बार बताएं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने कौम के हमदर्द थे। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा, बस इसी लॉजिक से याद रहेगा। चलिए साहब, अगला साहब, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? क्या बार पूछा गया होगा? आप देख रहे केवल प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछा गया, मतलब विलियम बेंटिक के समय की चीज़ों को पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, मतलब पूरी तरह से प्रयास तो राजा राम मोहन राय किए थे, लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाने का जो काम किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही किया था। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े प्रश्नों को या चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कि 1803 में ये जो विलियम बेंटिक थे ना, ये मद्रास के गवर्नर बन के पहले आए थे 1803 में, फिर बाद में जाकर के ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर बाद में जाकर के भारत के गवर्नर जनरल। इसी के समय 1806 में जातिगत चिन्ह का प्रयोग एवं कान में बाली पहनने पर रोक से बेल्लौर के सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, बेल्लौर विद्रोह इन्हीं के समय में 1806 में हुआ था। चार्टर अधिनियम 1833 आपको पता है कि इसी के समय में आया था और इसी के तहत इन्होंने ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है साहब, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिक, और पूछा जाए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो फिर भी बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में संवैधानिक रूप से सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आपको सती प्रथा पता ही है कि जो भी उस समय महिलाएं, किसी महिलाओं का अगर पति मर जाता है तो उसी चीता में उस महिलाओं को भी जला दिया जाता था। ठीक है, इस तरह की ये प्रथा थी, सती प्रथा। और सती प्रथा का जहां राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और भी जो विद्वान थे, ये सारे सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव ये सती प्रथा का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। चलिए साहब, अगला, विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और ये जो ठग था ना, ये देवी काली की पूजा किया करता था। ठीक है ना, और इसी के समय मैकाले समिति आई थी और मैकाले समिति के ही अनुशंसा पे क्या हुआ था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मतलब जो भी शिक्षाएं अब दी जाएंगी वो शिक्षाएं किस में दी जाएंगी, अंग्रेजी में दी जाएंगी। किस में दी जाएंगी, अंग्रेजी में दी जाएंगी साहब। तो इस बात को याद रखेंगे ना हम लोग। चलिए, और एक बात और रखिएगा यार, ये महिलाओं के लिए तो और बेहतर है कि शिशु बालिका की हत्या पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसको तो याद करना बड़ा आसान है। सब लोग डॉक्टर के यहाँ जाता है और ख़ास करके महिला डॉक्टर के पास, और वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा रहता है कि भ्रूण परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। तो जो ही वो लाइन लिखा देखिए तो याद करना किसको, विलियम बेंटिक को। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं हो रहा है, ठीक ठीक। चलिए, ऐसा है बात, इस तरह से आप लॉजिकली याद रख सकते हैं। चलिए, कार्नवालिस की बात, शायद कार्नवालिस पहले नहीं लिखे थे तो इसीलिए करके थोड़ा सा लिख दिए हैं। लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। जो आप कोड देखते हैं, पिन कोड, ये इसी का यही नींव है उसका, पिन कोड का। जो हम लोग देखते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, 85 11 29 28 27। तो इस तरह का जो कोड का प्रचलन किया था ना, वो कार्नवालिस ही किया था। और ज़िला में पुलिस थाना की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति जो किया गया पहली बार, वो कार्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है साहब। चलिए, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके तहत भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग जमींदार कंपनी को देते थे। देखिए, कंपनी कभी भी राजस्व सीधा नहीं वसूलता था। वो वसूलता कैसे था कि एक ज़मींदार हुआ करता था ना, तो ज़मींदार क्या करता था कि किसानों से टैक्स वसूलता था और वो टैक्स वसूल करके कंपनी को दिया करता था और वो कंपनी से हिस्सेदारी ले लेता था कि इतना परसेंटेज में हम वसूलेंगे तो इतना परसेंटेज मेरा होगा। तो उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन कार्नवालिस जब आया ना, तो कार्नवालिस क्या कर दिया कि ज़मींदारों पर लगा दिया कि जो राजस्व आप वसूलोगे ना, उसका 90% जो होगा ना कंपनी लेगी। मतलब केवल अगर आप 11 kg अनाज वसूलते हैं तो 10 kg होगा कंपनी का और 1 kg होगा ज़मींदार का। ठीक है, तो यही व्यवस्था क्या हो गई, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना।
अस्थाई बंदोबस्त योजना जॉन शोर बनाई थी। कौन बनाया था? जॉन शोर बनाया था। और इसे सर्वप्रथम जो लागू किया गया था ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो कई बार सवाल आता है कि अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। और हाँ, अस्थाई बंदोबस्त, हाँ, जॉन, ये आदमी का नाम है, जॉन शोर, ये बनवाया था, ठीक है ना, यही बनाया था। अस्थाई बंदोबस्त का जो तरीका था ना, इसको जो बनाया जॉन शोर बनाया, लेकिन लागू कौन किया? कॉर्नवालिस किया, ठीक है ना। चलिए, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक। और आपको पता है कि कॉर्नवालिस ही बंगाल के वह गवर्नर थे जिन्होंने बताया था कि जो द्वैध शासन व्यवस्था जो बंगाल में लागू हुआ था 1765 से लेकर 1772 तक, वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट सरकार उस समय बंगाल में थी। ये कॉर्नवालिस ही बताया था साहब कि जो द्वैध शासन के तहत जो भारतीयों का शोषण अंग्रेज़ों ने किया है, ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट सरकार है। और ऐसा शोषण ना तो कभी हुआ था और भविष्य में पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा सरकार आएगी, मेरा जो अनुमान है, ठीक है। इस तरह की बातें लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। और कॉर्नवालिस भारतीयों के हित के लिए बहुत सारे काम भी किए थे, ठीक है साहब। चलिए अगला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1900। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, इस चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण 1900 ईस्वी में लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण करना क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कृषक की जो भूमि यानी किसान की जो भूमि हुआ करती थी और कर्ज जो लिया करता था, तो कर्ज के बदले में जो ये गैर कृषक यानी जमींदार वगैरह जो हुआ करता था, साहूकार जो हुआ करता था, इसकी ज़मीन को क्या करता था? रख लिया करता था। तो इसको गैर कानूनी कर दिया कि आप किसान की ज़मीन को आप ले नहीं सकते। तो यही है पंजाब भूमि हस्तांतरण, ठीक है। चीज़ें आ गया समझ में बातें ना, कि साहूकार या जमींदार से जो टैक्स किसान लेता, सॉरी टैक्स कहते हैं, ये कर्ज लिया करता था, तो कर्ज के बदले में ये जमींदार किसानों की ज़मीन को जब्त करते थे, रख लेते थे अपने पास गिरवी, और बाद में जाकर के गिरवी ना किसान दे पाता और ना वो ज़मीन लौटाता था। तो इस तरह से जो गैर कृषक के पास हस्तांतरण जो ज़मीन का होता था, इसको क्या कर दिया? वो बंद करवा दिया। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल है हमारा, राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी साहब? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर सही में हो जाएगा सरदार पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। राज विभाग का मतलब ये हुआ कि राज्यों को जो बनाया गया, राज्यों का जो गठन हुआ और राज्यों का निर्माण किस प्रकार से सभी देशी रियासतों को मिला करके किया गया। तो इसकी एक पहले समितियां बनाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसको कहा गया राज विभाग। क्या कहा गया? राज विभाग। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे? सरदार पटेल कर रहे थे, ठीक है साहब, सरदार पटेल कर रहे थे। चलिए चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। राज विभाग की स्थापना पटेल जी की अध्यक्षता में की गई थी और बीपी मेनन को इस विभाग का ना यहाँ पे नहीं, सचिव बनाया गया था। यहाँ पे सचिव बनाया गया था, ठीक है ना। राज्यों के एक देखिए दो व्यक्ति थे जिनका देशी रियासत इतना जो था, इतने भारत टुकड़ा हुआ था, अलग अलग देशी रियासत हुआ करता था, अलग अलग क्षेत्रों के राजा हुआ करते थे। जिसमें आप केवल भारत में ही देखिए कि 552 देशी रियासतें मिली थी, ठीक है ना। तो ये सारे जो हुआ करते थे, इस सारे अलग अलग देश बनाना चाह रहे थे कि हम अलग रहेंगे, कि वही भारत नहीं बनेगा और एक भारत कुछ भी नहीं, बस हमारा जो क्षेत्र है वहाँ हम राज करेंगे, ठीक है, इस तरह की बातें। लेकिन इन सारे देशी रियासतों को एक साथ भारत के निर्माण में, इतने क्या कहते हैं, बड़ा भारत बनाने में, सबको एक साथ लाने में जो सबसे ज़्यादा अहम योगदान था, बाकी किन्हीं का नहीं, सबसे अधिक योगदान पटेल जी का और बीपी मेनन का सबसे बड़ा योगदान रहा, ठीक है साहब। राज्यों के एकीकरण करने के लिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा गया साहब, ठीक है। क्योंकि आपको पता बिस्मार्क कहाँ का था?
बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का ना। और जर्मनी का जो एकीकरण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ किसका था? वो बिस्मार्क था। इसी वजह से, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशी रियासतों को एक साथ लाने का काम पटेल जी किए थे, इसीलिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा गया और लौह पुरुष कहा गया। ठीक है साहब, चलिए ये चीज़ें हो गई। बस अभी का एक वीडियो के लिए सेशन इतना ही रहेगा। ठीक है।